चलिए, उनका जो कार्यकाल है, जो उनका वित्त मंत्री का कार्यकाल रहा 1984 से, उनके कार्यकाल के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसका वो एक उल्लेख दिया गया, और एक जो बहुत ही बड़ी घटना भी कह सकते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो भारत ने ऋण जो कर्ज लिया हुआ था उसकी 1.1 अरब 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की जो आखिरी किस्त थी वो नहीं चुका पाए, आखिरी किस्त नहीं चुका पाए। किनके कार्यकाल के दौरान ये घटना घटी? ये घटी श्री प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान, जब वो वित्त मंत्री रहे। क्वेश्चन पूछ ले जाएगा आपसे कि 1.1 अरब अमेरिका के डॉलर की आखिरी किस्त थी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की, वो किस वित्त मंत्री के दौरान भारत नहीं चुका पाया? श्री प्रणब मुखर्जी। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो काफी लंबी हो गई है, कुछ लंबी खिंच गई है वीडियो, क्योंकि देखिए अगर चीजें हमें अच्छे से पढ़नी है तो टाइम जरूर लगता है। मैं खत्म करने के लिए 15 मिनट में भी खत्म कर सकता था क्वेश्चन लिखवा कर, लेकिन मेरे को आपको ऐसा समझाना है कि पूरे जीवन भी आपको नहीं भूलना है। आने वाले 3 4 5 साल में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, क्वेश्चन सिर्फ यहीं से ही बनेंगे जो पढ़ रहे हो आप। ठीक है, देखिए जो आपके श्री प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने एक राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की स्थापना की। राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की स्थापना करते हैं, गठन करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट करते हैं श्री प्रणब मुखर्जी। कारण क्या रहा कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी या समाजवादी कांग्रेस की स्थापना की? कारण था 1984 की श्री इंदिरा गांधी जी, जो अभी नहीं है हमारे बीच में, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। और उसी 1984 की उस घटना के बाद, उनकी हत्या के बाद, जो राजीव गांधी होते हैं, वे एक कमेटी होती है, जो उनकी एक समूह बोल सकते हैं इस तरीके से कि उनके कुछ मेंबर्स होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, उनमें जो श्री प्रणब मुखर्जी होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है, उनका नाम उसमें नहीं होता है। और कुछ समय बाद कांग्रेस से भी उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है, कांग्रेस से भी निकाल दिया जाता है। इस कारण वे दुखी होकर और अपनी जो उनकी गिरती हुई राजनीति थी 1984 के बाद, क्योंकि एक कांड तो आपका एक केस तो हो गया था, आपका जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की किस्त नहीं चुका पाए। सेकंड, आपकी इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है, राजीव गांधी उसमें उनका जो पार्टिसिपेट था वो बिल्कुल अलग कर देते हैं, उन्हें एक तरीके से अपने पास नहीं जोड़ना चाहते अपने साथ, और उन्हें कांग्रेस से भी निकाल देते हैं। और 1997 के समय की बात है, 1996 की बात है या 1997 की बात है, हाँ नहीं 1996 नहीं, आपके 1984 1986 या 87 की बात है, जो आपके श्री प्रणब मुखर्जी हैं वे राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट गठन कर लेते हैं। उस गठन के बाद राजीव गांधी जी इन्हें अपनी पार्टी में विलय करने के लिए इनसे बात करते हैं, समझौता करते हैं, और फाइनली श्री प्रणब मुखर्जी जी व राजीव गांधी जी के बीच एक समझौता हो जाता है। राजीव गांधी जी के बीच एक समझौता हो जाता है 1989 का, जिसे बोला जाता है 1989 का समझौता। और ये अपनी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस को विलय कर लेते हैं, किसमें? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, राजीव गांधी जी अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय करा लेते हैं, किसका? राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का। वो किसके द्वारा गठित की गई? श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा गठित की गई। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा कौन सी पार्टी या किस पार्टी का गठन किया गया? वो थी आपकी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। ठीक है, किस कारण? बस 1984 की हत्या होने के बाद श्री इंदिरा गांधी जी की, और राजीव गांधी जी के द्वारा श्री प्रणब मुखर्जी को अलग थलग कर देने के बाद, पार्टी से निकाल देने के बाद राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और 1989 में ये विलय कर लेते हैं राजीव गांधी जी, किसका? राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, नोट कर लीजिए।
चलिए अब आ जाते हैं 1995। 1995 से 1996 तक वह पहली बार भारत के विदेश मंत्री रहे। क्या रहे? विदेश मंत्री। चलिए नोट कर लीजिए, भारत के 1995 से 1996 तक श्री प्रणब मुखर्जी पहली बार विदेश मंत्री बने। उस समय सरकार किसकी थी? उस समय के जो सरकार थी वो थी आपकी पीवी नरसिम्हा राव। चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव के समय में 1995 से 1996 तक भारत के विदेश मंत्री कौन रहे? श्री प्रणब मुखर्जी। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए 1997 की घटना है, 1997 की बात है। 1997 में उन्हें, किन्हें? श्री प्रणब मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ बोल सकते हैं या उत्कृष्ट बोल सकते हैं, क्या चुना गया? सांसद चुना गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सांसद किसे बोलते हैं? जिसे एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो आपके विधायक होते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, उन्हें 1997 में भारत के समस्त सांसदों में से 1997 में श्री प्रणब मुखर्जी को उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए चुना गया। चलिए नोट कर लीजिए। अब बात आ जाती है उनके लोकसभा सांसद बनने की। उनकी लोकसभा सांसद बनने की समय आ जाता है 2004 की बात है आपकी। जगह पड़ती है जंगीपुर, ये वेस्ट बंगाल में पड़ती है। मुर्शिदाबाद जिला है आपका, कौन सा? मुर्शिदाबाद। ठीक है, 2004 में लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। कौन? श्री प्रणब मुखर्जी पहली बार 2004 में लोकसभा के सांसद बनते हैं, लोकसभा के लिए चुने जाते हैं और उन्हें बनाया जाता है लोकसभा सदन का नेता। लोकसभा सदन का नेता राष्ट्रपति जी थे जो हमारे श्री प्रणब मुखर्जी, उन्हें पहली बार लोकसभा के सदन का नेता बनाया गया। कब? 2004 में। किस सीट से जीतने पर? जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये इनकी सीट जो रही वो 2012 तक रही। 2012 तक ये लगातार वहां से सांसद चुने गए। ठीक है, चलिए। और 2004 में सरकार थी इंडियन कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए भारत के रक्षा मंत्री, उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के रूप में जो कार्यभार संभाला वो कब संभाला? 2004 में। 2004 में भारत के रक्षा मंत्री कब बने? 2004। देखिए 1995 से 1996 तक वे भारत के विदेश मंत्री रहे, 1984 में वित्त मंत्री रहे और 2004 में बन जाते हैं भारत के रक्षा मंत्री। ठीक है, नोट कर लीजिए। श्री प्रणब मुखर्जी भारत के रक्षा मंत्री कब बने? 2004 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री थे श्री या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। चलिए नोट कर लीजिए। एक उपलब्धि हो रहे हैं उनकी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 1991 से 1996 तक वह आपके योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष। अभी योजना आयोग को बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग। किसके द्वारा? हमारे
प्रधानमंत्री द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योजना आयोग को बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग। योजना आयोग आपकी योजना आयोग वही है जो नीति आयोग, अभी सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है। उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद वही हैं, कार्य वही चल रहा है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। करंट नाम क्या है योजना आयोग का? नीति आयोग। नीति आयोग। श्री प्रणब मुखर्जी 1991 से 1996 तक क्या रहे? योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 24 अक्टूबर 2006 की बात है, वे फिर से रक्षा मंत्री बना दिए, विदेश मंत्री बना दिए जाते हैं। कहाँ के? भारत के। दोबारा से विदेश मंत्री बनते हैं कौन? श्री प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, श्री प्रणब मुखर्जी दोबारा या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कब विदेश मंत्री बने? 24 अक्टूबर 2006 को दोबारा उन्होंने विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला। चलिए नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए, भारत के सर्वश्रेष्ठ जो आपके नागरिक सम्मान पुरस्कार होते हैं उसमें दूसरा है आपका पद्म विभूषण, और इस पुरस्कार को उन्हें दिया गया 2007 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। कब? 2007 में। देखिए, भारत रत्न 26 जनवरी 2019 को उन्हें दिया गया, सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार जो सबसे बड़ा होता है। दूसरा पद्म विभूषण वो उन्हें दे दिया गया था 2007 में। भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए 2007 में। गवर्नमेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उस समय के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए नोट कर लीजिए। अब उनके कुछ इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय काम रहे हैं उन्हें भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, 1984 में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, व वर्ल्ड बैंक, क्या वर्ल्ड बैंक कहां पर है? वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी। चलिए, स्थापना कब हुई वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक की? 1944 में। चलिए, इसके सीईओ के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके सीईओ या एमडी कौन है? वो है मैरी पोंगेस्टो। चलिए, 1984 में IMF व वर्ल्ड बैंक, 1984 में IMF वर्ल्ड बैंक से जुड़े ग्रुप 24 की अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा? श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वर्ष 1984 में IMF व वर्ल्ड बैंक की ग्रुप 24 की मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा ग्रुप 24 की मीटिंग की अध्यक्षता की गई। चलिए, 1984 में IMF के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है आपके वॉशिंगटन डीसी में। 1944 में इसकी स्थापना की गई और इसकी करंट की जो सीईओ है वो है मैरी पोंगेस्टो। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, एक समूह है आपका सार्क। क्या समूह है? सार्क। मई से लेकर 1995 की बात है आपकी, 1995 की बात है, मई से नवंबर तक सार्क सम्मेलन जो चला था आपका 1995 में, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई?
उसकी अध्यक्षता भी प्रणब मुखर्जी के द्वारा की गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा 1995 की मई से नवंबर तक चलने वाली सार्क मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा की गई। चलिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हमने सार्क को अगर ले लिया है तो सार्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 8 दिसंबर 1985 में स्थापना होती है सार्क की, और सार्क का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है आपका ढाका में। और ढाका किसकी राजधानी है? वो है आपकी बांग्लादेश की। ठीक है। और 1971 शिमला समझौते के बाद ये अपना बांग्लादेश भी अलग हो जाता है आपका भारत से, और भारत की जो बांग्लादेश की राजधानी है वो है ढाका, और ढाका में मुख्यालय किसका है? सार्क का है। और सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। चलिए, सार्क की स्थापना के समय उससे साथ जो देश थे, सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक है, साउथ जो आपकी वो है साउथ एशियन एसोसिएशन बोल देते हैं सार्क को, जिसकी फुल फॉर्म है। तो जो इसकी मेंबर्स थे उस समय पे 7 देश थे। भारत था, पाकिस्तान था, नेपाल था, बांग्लादेश था, भूटान था, आपका मालदीव था, ठीक है, और श्रीलंका था। लेकिन 2008 में जोड़ दिया गया इसमें कौन? अफगानिस्तान। और करंट में सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं, जिसमें करंट में जोड़ा गया है 2008 में आपका अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, श्री प्रणब मुखर्जी IMF के वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IMF वर्ल्ड बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और आपके अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक या बोर्ड कह सकते हैं, बैंक ले लीजिए। IMF के वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के प्रशासक सदस्य भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? प्रशासक बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। प्रशासक बोर्ड के सदस्य मीन्स जो वहां से प्रशासन करते हैं, जो संचालन करते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आपके अफ्रीकन डेवलपमेंट बोर्ड, इन तीनों बैंक के जो सदस्य रह चुके हैं प्रशासक बोर्ड के, कौन रह चुके हैं? श्री प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। चलिए, बात है 10 अक्टूबर 2008 की। 10 अक्टूबर 2008, 10 अक्टूबर 2008 श्री प्रणब मुखर्जी विदेश मंत्री थे, कहाँ के? भारत के। और अमेरिका के विदेश सचिव थे, उनका नाम था कोडोलीजा राइस। क्या नाम था? कोडोलीजा राइस। ये कौन थे? अमेरिका के सचिव थे, विदेश सचिव। इनके बीच में एक हस्ताक्षर हुआ, एक साइन हुआ, एक समझौता हुआ, जो रिलेटेड था किससे? धारा 123। धारा 123 देखिए, 10 अक्टूबर 2008 को भारत के विदेश मंत्री थे श्री प्रणब मुखर्जी। उनके साथ एक समझौता हुआ, किसका? विदेश सचिव थे कोडोलीजा राइस। कोडोलीजा राइस बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट नाम है आपका, अमेरिका के विदेश सचिव थे। उन दोनों के बीच में एक हस्ताक्षर हुआ, एक साइन हुआ, किसको लेकर? धारा 123 को लेकर। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारत व अमेरिका के विदेश सचिव कोडोलीजा राइस व श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा 10 अक्टूबर 2008 को किस बात को लेकर या किस धारा को लेकर समझौता हुआ या हस्ताक्षर किए गए? धारा 123। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने उनके बारे में, श्री प्रणब मुखर्जी के बारे में ज़्यादातर सही चीज़ें पढ़ ली हैं। उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता के बारे में, उनकी शिक्षा, उनका पारिवारिक जीवन और उनकी राजनीति
कैसी रही, कहाँ से उन्होंने राजनीति आप 1969 से उनकी शुरू हुई, 5 बार वे उस सदन के सदस्य रहे, फिर 2004 से 2012 तक लोकसभा सांसद रहे, भारत के वित्त मंत्री रहे 1984 में, 1995 से लेकर 1996 तक विदेश मंत्री रहे, 2006 में फिर विदेश मंत्री बना दिए जाते हैं और 2004 में रक्षा मंत्री रहे, फिर 2012 में 25 जुलाई को राष्ट्रपति बनते हैं, 26 जनवरी 2019 को भारत रत्न से सम्मानित किए जाते हैं, 2007 में भारत के दूसरे सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार से पद्म विभूषण जी से सम्मानित किए जाते हैं। इतनी उनकी उपलब्धियां हमने सब पढ़ ली हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं रह जाता। IMF के बारे में हमने पढ़ लिया, यहाँ पे जो रिलेट करता था उनसे, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लिया, सार्क के बारे में भी पढ़ लिया, और जितनी भी चीज़ें उनसे रिलेटेड हो सकती थी ज़्यादातर हमने सभी पढ़ ली हैं। अगर कुछ रह गई हैं, वैसे तो कुछ नहीं रही हैं, अगर रही हैं तो वे भी क्लियर कर ली जाएगी, अन्यथा वैसे कोई भी नहीं रही है। और जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको सब बता दी हैं, और इनसे बाहर एग्जाम में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और गारंटी भी ये है एग्जाम में आएगा जरूर श्री प्रणब मुखर्जी के बारे में, और आएगा तो यहीं से जो मैंने आपकी 1 घंटे की क्लास ली है। ये 1 घंटा जो मैं गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं 10 मिनट में भी इसे खत्म कर सकता था, क्वेश्चन लगाकर 10-20 क्वेश्चन बना लेता और आपसे पूछ लेता क्या है इसका ये आंसर, खत्म, ठीक है। लेकिन मैं जो गला फाड़ फाड़ कर ये बोल रहा हूँ अपनी 1 घंटे की क्लास में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इनका जो परिचय था, जो इनकी जीवन था, उसके बारे में पता होना जरूरी था। अब इसका पता आपको चल चुका है कि हमारे राष्ट्रपति जी जो थे श्री प्रणब मुखर्जी, उनका जीवन कैसा रहा, कहाँ से उन्होंने संघर्ष किया और कहाँ तक वे पहुँचे, ठीक है ना। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इस क्लास को आप जितना हो सके उतनी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उन स्टूडेंट को भला हो जो इनके बारे में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पा रही है क्या इनके बारे में पढ़ना चाहिए। बिल्कुल मैंने सीक्वेंस वाइज आपको इस तरीके से पढ़ा दिया है, बस सिर्फ आपका काम रह जाता है इसे पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और दूसरों को भी भला करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि जगत का भला है तो अपना भला है, अगर सारे संसार का भला है तो अपना भला है। अगर संसार दुखी है तो हम भी दुखी हैं, ठीक है ना। अगर संसार में मानवता नहीं है, संसार में जितने भी हैं आतंकवाद फैल गया है, या करप्शन या फैल गया है, या गुंडागर्दी फैल गई है पूरे संसार में, तो हम भी उसमें सुरक्षित नहीं होंगे। इसलिए हमें कार्य ऐसा करना है, दूसरों को समझाना है, दूसरों को प्रयास करना है, सामाजिक कार्य करना है। और सामाजिक कार्य में ही आपका एक कार्य है कि जो चीज़ आप सीख रहे हो वो दूसरों को भी सिखाओ, मौका दो, दूसरों को पढ़ने का मौका दो, और उन्हें बताओ कि फ्यूचर क्लासेस पे जो एक नया चैनल खुला है एजुकेशन फील्ड के लिए, जो एक एजुकेशन में विस्फोट कर रहा है, ना कि क्रांति कर रहा है, एक विस्फोट कर रहा है जो कि फैलने वाला है पूरे सभी जगह पर। और उसे सब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और निरंतर आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। आपको जीएस से रिलेटेड कंप्लीट जीएस आपकी ऐसी करा दी जाएगी कि 25 क्वेश्चन आते हैं तो आप 23 से